बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की एनसीईआरटी, जो हमारे चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। और जो चैप्टर है हमारा पहला फर्स्ट चैप्टर है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों की के लिए भोजन क्या होते हैं, आवश्यक होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक होते हैं। क्या होते हैं, आपको ये भी पढ़ चुके हैं बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज क्या होते हैं, भोजन के घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। पोषक क्या होता है, पोषक कहते हैं। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यकता होती है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन या खनिज भोजन के घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं, जिन्हें हम इन्हें पोषक कहते हैं। आपको पता है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बच्चों, आपको ये भी पता है कि सभी जीवों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु पादप जो होते हैं, जो इतने भी प्लांट होते हैं, सब अपने लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। आपको बता दें कि मानव सहित कोई भी प्राणी बच्चों अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये आपको पता है, ये पादपों को आहार ग्रहण करने वाले जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आपको पता है कि ये पौधों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से क्या भोजन प्राप्त करते हैं बच्चों। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करता है। आपको पता है बच्चों कि मनुष्य तथा अन्य प्राणी जितने हैं, प्रत्येक प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, पादपों पर ही निर्भर करते हैं। बुझो जानना चाहते हैं कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। बुझो जानना चाहता है कि बुझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पादपों की पोषण विधि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि पादप पोषण भोजन कैसे बनाते हैं, उसके पोषण विधि के बारे में पढ़ेंगे। केवल पादप ही ऐसा जीव है बच्चों, केवल पादप ही ऐसा जीव है जो कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। आपको पता है बच्चों कि केवल पौधे ही ऐसे जीव है ना पृथ्वी पे, जो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं, उनके वातावरण में क्या होता है, उपलब्ध होते हैं। आपको बता दें कि पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थक बनाते हैं। आपको बता दें, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव के लिए समर्थन बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक भी ऊर्जा प्रदान करता है। आपको बता दें, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। आपको बता दें, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या पोषण कहते हैं। पोषण वह विधि है, आपको बता दें, पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। आपको बता दें, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित बनाते हैं, तो उसको स्वपोषण कहलाते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं उनको क्या स्वपोषण कहलाती है। अतः जो जीव अपना स्वयं ही भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषण। अब ऐसे पादपों को स्वपोषी प्लांट कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। आपको बता दें कि जंतु और अधिकतर जो अन्य जीव हैं, पादपों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या ग्रहण करते हैं। इसे क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी, उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरों को बनाए हुए भोजन खाते हैं। जैसे पौधे भोजन बनाते हैं और जीव जंतु क्या खाते हैं, तो ऐसे क्या कहते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना पाता है। अब बताइए कि पहली पूछती है कि पहली जानना चाहती है कि पादपों जैसे प्लांट की तरह हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना पाता है। क्योंकि
प्लांट में कार्बन जैसे पौधे थे कार्बन डाइऑक्साइड जल और खनिज से अपना भोजन स्वयं बना लेते, पर हमारा शरीर क्यों नहीं बना पाता है, पहली पूछती है। ठीक है, अब हम पूछ सकते हैं कि अब हम जानना चाहते हैं बच्चों कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित होती है। पादपों की जो होती है खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित होती है, यहाँ क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? आपको पता है वो बच्चों कि क्या भोजन पादप के सभी भागों में स्थित होता है अथवा केवल कुछ ही विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री का प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि हम पूछ सकते हैं कि पादपों की जो खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित होती है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप के अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं और क्या खाद्य फैक्ट्री तक उनका हस्तांतरण किस प्रकार होता है उसके बारे में जानिए। ठीक है, आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण एवं पादपों में खाद्य का संश्लेषण प्रक्रम क्या होता है उसके बारे में जानिए। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। क्या होती हैं? जो पत्तियां होती हैं ना, जो पादपों में जो पत्तियां होती हैं वो क्या खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्ती तक पहुँचने चाहिए। आपको पता है अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। आपको पता होगा कि मृदा में जितने भी उपस्थित जल है, खनिज लवण है, जड़ द्वारा मूल द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, उसको कहाँ तक पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, हमको बता दें कि बुझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचाता है। अब देखिए जो पौधे होते हैं मृदा में उपस्थित जल और खनिज को जड़ द्वारा अवशोषित करते हैं और बुझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचता है। ठीक है, तथा आपको बता तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। तने के माध्यम से जो जड़ द्वारा जल अवशोषित खनिज पदार्थ है पत्तियों के माध्यम से कहाँ तक पत्तियों तक तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाई प्रवेश करता है। आपको बता दें पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र उपस्थित हो जिसे सूक्ष्म रंध्र कहते हैं। वह रंध्र के उपस्थिति के कारण जो वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु द्वारा रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या प्रवेश करता है। ठीक है, देखिए ये रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं। ठीक है, आपको बता पहले कोशिका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, कोशिका क्या होती है उसके बारे में आपने देखा होगा कि इमारतें ईंटों से बनती उसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जिन्हें जो कोशिका कहलाती है। आपको पता है कि हमारे जो घर बनते इमारत बनती है वो ईंटें से बनती है, उसी प्रकार सजीवों का शरीर क्या होता है सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जो कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका को सूक्ष्म छिद्रों द्वारा देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या होता है देख सकते हैं सूक्ष्म जीव कोशिका को क्या होता है सूक्ष्म माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं या कोशिका से बने होते हैं। कोशिका की एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। आपको बता दें कि इसमें केंद्रक में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे केंद्रक कहलाती है। ठीक है, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया 1.1 में फिगर चित्र में दिखाया गया यहाँ पे एक केंद्र के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, आपको पता है देखिए ये केंद्रक है, ये केंद्रक द्रव्य है। कोशिका द्रव्य जो केंद्र क्या है चारों ओर से घिरा कोशिका द्रव्य से एक केंद्र की जो बाहरी मेंबर केंद्रक कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, आपको बता दें कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। आपको तने द्वारा पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। यह वाहिकाएं नली के समान होती हैं। आपको बता दें यह वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों को फैलाती है। जड़ तना शाखाओं तथा पत्तियों की फैलाती है। ये आपको पता है कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं क्या करती हैं नली के समान होती हैं तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों को
पत्तियों तक फैली होती है। आपको बता दें पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए वह इकाई एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन आपको बता दें जो पादपों में परिवहन के विषय में आपको अध्याय 7 में पढ़ेंगे, ठीक है? अध्याय 7 में पढ़ेंगे। पहेली के मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषताएं खाद्य पदार्थ का संश्लेषण कर सकते हैं परंतु पादप के दूसरे भाग में नहीं। आपको बता दें पहले जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकते हैं परंतु पादप के दूसरे भागों में नहीं हो सकता है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है? पत्तियों में एक हरा वड़क होता है। आपको बता दें पत्तियों में एक हरा वड़क जिसके कारण बच्चों क्लोरोफिल जिससे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश सौर ऊर्जा को ऊर्जा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रह करके स्टोरेज करने से पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषित होता है। हुआ था इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का खाद्य संश्लेषित होता है क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है, सूर्य के प्रकाश में ही उपस्थित होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जल रिएक्शन जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा होता है तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है? इस संश्लेषण की आवश्यकता है तो इसी पृथ्वी पर यह अद्वितीय प्रक्रम है कि पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संरचित होता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा चरम स्रोत है। क्या होता है? सभी सजीवों के लिए सूर्य की ऊर्जा क्या होती है? चरम बहुत ही आवश्यकता होती है। आपको बता दें क्या आप कल्पना कर सकते हैं बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा और सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन निर्मित आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन ही प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव है। आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन पर कल्पना असंभव है। आपको प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं आपको बता दें बच्चों को प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्ती की जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। सूर्य के इस प्रक्रम को समीकरण द्वारा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निर्मित होता है, ठीक है? आपको बता दें कि इस प्रक्रम में ऑक्सीजन मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में स्टार्च मंड के रूप में संचित हो जाती है, स्टोरेज हो जाती है। आपको पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल से रिएक्शन होता है तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जिसमें इस प्रक्रम में जो प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ना वो पत्तियों में स्टार्च के रूप में स्टोरेज हो जाता है, ठीक है? जैसे फिगर में दिखाया गया कि ये पत्ती है, ये पत्ती है जो इस फिगर में दिखाया गया है। पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे स्टोमोटा कहते हैं। जैसे स्टोमोटा ये खुला है, हाँ स्टोमेटा खुला है, इसको देखिए इसमें द्वार कोशिकाएं इसको किनारे किनारे जो इसको गॉड सेल या द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये द्वार कोशिकाएं का फिगर देखिए द्वार कोशिकाएं के यहाँ पर दिखाया गया ये द्वार कोशिकाएं पत्ती का काटे क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है?
आपको बता दें कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। आपको बता दें कि जो पत्तियां होती हैं ना, पत्तियों में जो स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। आपको बता दें स्टार्च भी एक, जैसे इस फिगर में दिखाया गया कि प्रकाश संश्लेषण दर्शाने की व्यवस्था चित्रित किया गया। देखिए सूर्य का ऊर्जा जब पृथ्वी पर पड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है अंदर तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। और पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये जल से जो खनिज जल और खनिज का जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो रूट के माध्यम से होता है। देख रही इसी प्रकार, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी तथा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई कोई पत्तियां बैंगनी, लाल, भूरे रंग की होती हैं, तो बूझो जानना चाहता है कि उन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको बता दें पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरा शाखित भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको बता दें कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तना एवं हरा शाखाओं भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय होता है। आपको बता दें मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा, ट्रांसपिरेशन द्वारा क्या होता है, जल का क्षय होता है, जल का हानि होता है। तो उसको कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूलरूपी हो जाती है, हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं। इन पादपों के तने क्या होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। आपको बता एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए। आपको बता दें कि एक ही प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए। एक को आप अंधेरा कमरा या तो काले बॉक्स में 72 घंटों के लिए रखिए, दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। आपको बता दें एक ही दो गमला लीजिए, एक ही पौधे के दो गमला लीजिए। एक को 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रखना है, अंधकार या काले बॉक्स में रखना है, दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। अब देखेंगे कि दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कि अपने कक्षा में 6 में किया था, ठीक है। अपने अवलोकन को नोट कर कीजिए, ठीक है। अब देखकर उसको लिखिए। अब उस गमले को किस प्रकार जिसे अपने अंधकार में रखा था वो 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः उसकी पत्ती को ऊपर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वड़क की पत्तियों में क्लोरोफिल होती है, परंतु कुछ इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे एवं अन्य वड़क क्लोरोफिल के हरे रंग या प्रच्छदन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अपने गीली दीवारों पर तालाब तथा ठहरे हुए जलाशय में अपवंकी काई जैसे पादप देखे होंगे, जिसने सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते। आपको बता दें सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते, जिन्हें शैवाल कहते हैं। आप क्या कल्पना कर सकते हैं? आप कल्पना कर सकते जैसे विभिन्न रंगों की पत्तियां दिखाई गई, आप कल्पना कर सकते इनका रंग हरा क्यों होता है। इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। आपको शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या होता है, शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कहाँ से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। आपको पता है कि अभी आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के प्रक्रम द्वारा जो पादप है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते। कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने होते। आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो बच्चों कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। आपको पता है बच्चों इनका जो उपयोग होता है ना कार्बोहाइड्रेट का खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, जैसे प्रोटीन, नाइट्रोजनी पदार्थ है
प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजनी पदार्थ है बच्चों, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। आपको बता दें जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, जो पादप है उसको नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपको पता है बच्चों, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, परंतु पादप इसका उपयोग पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। नाइट्रोजन का डायरेक्ट पादप इसका अवशोषण नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। आपको पता है जो पादपों में मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं ना, बैक्टीरिया होती हैं, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। आपको पता है कि यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य घटकों के संघटकों के साथ पादप के नाइट्रोजन, आपको पता है कि इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की जो नाइट्रोजन होती है बच्चों, मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप और खाद के अन्य संघटकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ क्या होती है। आपको पता है कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आपको पता है कि पौधे अपना फोटोसिंथेसिस अपना भोजन बना लेते, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वो भोजन नहीं बना पाते। वे कैसे जीव रहते हैं तथा वे पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह यह पादप भी पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। आपको पता है जैसे मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह भी पादप ही अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। आपको पता है ये विषम पोषी प्राणी का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक चित्र में नीचे दिखाया गया यहाँ पे कि 1.5 में ध्यान दीजिए, देखिएगा कि क्या हम दिखाएंगे कि आपको यह एक वृक्ष के तने में शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। देखिए ना, पीले रंग की संरचना दिखाई दी। ये अमरबेल का पादप है। कैसा है? अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जो ये पीले रंग का जो प्लांट है उस पर एक प्लांट पर दूसरा प्लांट उगा है जो पीले रंग का होता है, और ये पीले रंग में जिसमें अमरबेल कहते हैं, इस प्लांट को अमरबेल कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर वो आरोहित होता है। वो जो अमरबेल है उसी पादप से जिस पर ये रहता है, उसी पादप से अपना पोषण प्राप्त करता है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। जिस पर ये आरोहित होते हैं ना वो पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसा पादप परपोषी अमूल्य पोषक से वंचित रहते हैं, जिन्हें परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, पैरासिट कहते हैं। जैसे हम आपको दिखाया है ना कि ये प्लांट है, इस पर अमरबेल का पौधा क्या है, पीले रंग का फैला हुआ है, जिस पे यह रहता है उसको परपोषी कहते हैं। जिनसे ये प्लांट प्राप्त करते हैं ना, जिससे ये पौधे अमरबेल पोषण प्राप्त करते हैं, उसको परजीवी कहते हैं। ठीक है, इसी भी एक प्रकार की परजीवी है। आपको बता दें कि आपको इस पर विचार करना चाहिए कि अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करना चाहिए। पहले जानना चाहती है कि क्या हमारा जो रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, चूहे एवं जोक जैसे जीव भी परजीवी हैं। पहले जानना चाहती है कि जैसे कि हमारा जो रक्त चूसने वाले मच्छर हैं, खटमल है, जू एवं जोक जैसे जीव भी क्या परजीवी होते हैं। आइए उसके बारे में देखते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं?
जंतुओं का भक्षण कहते हैं। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो कीटों को पकड़ कर खाते हैं तथा उन्हें उन्हें पचा लेते हैं। बच्चों देखा है आपने, कुछ ऐसे पादपों को देखा है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, और कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो कीटों को पकड़ कर खाते हैं, उनके बारे में कहीं देखा है बच्चों? क्या यह विषमकारी नहीं है? ऐसे पौधों को हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। ऐसे पौधे हरे या किसी अन्य रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 में दिखाएगा, अभी दिखाते हैं हम आपको कि पादप को देखिए कि इसे घड़े के समान दिखाई देता है। इसकी जो घड़े हैं, घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। आपको बता दें, पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं और जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। अर्थात अधोमुखी जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है, जैसे हम इसको बताएं ना, इसी प्लांट के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे इसका शीर्ष भाग होता है ना, प्लांट को घड़े की तरह ढक देता है। अधोमुखी, इसमें अनेक रोम पाए जाते हैं। देखिए दिखाया गया है, रोम होते हैं। एक घड़े की तरह दिखता है। जैसे ही कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वो उसके रूम में जाकर फंस जाता है। ठीक है, उसके रूम में जाकर फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संडीव कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण है। आपको बता दें कि जो वीनस, किसको घटपड़ी भी कहते हैं, इनको क्या था, घटपड़ी। और वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संडीव कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर कीजिएगा। ठीक है, क्या क्या होते हैं, इनके लक्षण के बारे में लिखा जाता है। अब बूझो भ्रमित है कि घटपड़ी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो ये कीटों को भक्षण क्यों करता है? अब मुझे सोचता है कि जो घटपड़ी का कलर है वो हरा है, उसका रंग क्या है, वो हरा है, तो प्रकाश संश्लेषण कर लेना चाहिए था। पर तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है, उसके बारे में बूझो जानना चाहता है। अब हम क्या बात करेंगे, क्या संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से ही पोषक नहीं मिल पाते हैं, जिन्हें उन्हें आवश्यकता होती है? यह संभव है, क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक मृतजीवी क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको अगले हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।